गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। आज का जो पॉडकास्ट है उसमें मैं बात करूंगा कि कुछ लोगों को मेडिटेशन को लेके कुछ क्वेश्चंस थे वो, प्लस साथ ही साथ हाउ मेडिटेशन चेंज माय माइंड, इसके ऊपर एक कभी खुल के बात नहीं हुई है, बट मतलब टॉपिक ख़त्म होते जा रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि टॉपिक जो है वो है नहीं। मतलब एक टॉपिक और भी है नॉनवेज वाला, उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे, लेकिन टॉपिक आपको बताने पड़ेंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा, नहीं तो ख़त्म करनी सीरीज़ ख़त्म कर दूंगा मैं। टॉपिक है ही नहीं, क्या बात करें। सर टॉपिक पे बात हो चुकी है ऑलरेडी, टॉपिक बचे ही नहीं। सीरीज़ कभी भी आपके सामने आ जाएगा लिख के दी एंड, ये लास्ट पॉडकास्ट है। फिर जब मुझे मिलेगा पॉडकास्ट तब मैं आऊँगा वापस, क्योंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि एक चीज़ 4-5 बार रिपीट हो चुकी है, और कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करना मेरी कह सकते हैं कि मेरे व्यक्तित्व में नहीं है। और व्यूअरशिप भी जो है वो भी कहीं ना कहीं यही चाहती है मेरे हिसाब से। मतलब आप लोग नया नया चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि मैं रिपीट करूं, मतलब या जो मैं चाहता हूं आप उसके साथ सहमत हैं। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेंटर चाहता है जो उसी के साथ लोग सहमत रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो एक कोई सब्सक्राइबर है, उन्होंने काफ़ी अच्छा अपने आप को मेडिटेशन करके थोड़ा सा मेहनत करी, एफर्ट डाले हैं, और मुझे प्रसन्नता होती है, खुशी होती है कि कुछ सब्सक्राइबर जो हैं वो एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं। और ये महत्वाकांक्षा जो है हर किसी में नहीं होती है। 100 में से 2 लोग ही होते हैं जो एक्चुअली में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं चीज़ों को और लिटरली दृढ़ निश्चयी होते हैं। और अगर आप देखें तो संदीप जी के भी सब्सक्राइबर्स में अगर आप देखें तो मुझे लगता नहीं कि मेरे बराबर कोई सब्सक्राइबर होगा। वो अलग बात है कि वो उसको एड्रेस नहीं करते, उनके सब्सक्राइबर को एड्रेस नहीं करते लेकिन अच्छा, कोई मेरे को नहीं जानता और डायरेक्ट मेरे पॉडकास्ट सुने तो उसको लगेगा नार्सिसिज्म है, इसको पार्थ को अपने आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। पार्थ को अपने आप को महान समझता है, बट ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा मुंहफट इंसान हो। कभी कभी ना आदमी के अंदर जो आत्मविश्वास होता है वो अंदर ही रहता है, लेकिन जब वो मुंह पे आता है ना, शब्दों में आता है, तो सामने जब कोई सुन रहा होता है तो उसको ये अहंकार के रूप में देख रहा होता है। वो चीज़ डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट परीटो प्रिंसिपल जो है, जिसके अनुसार 100 में से कोई एक, 1000 में से, लाखों में से कोई एक, जितना विद्या ये घनिष्ठ रहेगी उतना ही ज़्यादा ये बेसिकली रहती है। मतलब उतना ही ज़्यादा चांसेस कम होते हैं कि कोई अप्लाई करेगा। और ये बहुत घनिष्ठ विद्या है और इसके लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी लोग चाहिए। अच्छा, समुद्र शास्त्र के ऊपर मैं एक पॉडकास्ट करूंगा बहुत जल्दी, जहां पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आपने अभी तक नहीं पता। समुद्र शास्त्र क्या होता है थोड़ा बता देता हूं आपको। आपने देखा होगा चाणक्य समुद्र शास्त्री थे, बहुत बड़े। किसी के चेहरे को देख के, माथे को देख के, माथे में जो थोड़ी बहुत रेखाएं हैं उसको देख के, हाथ को देख के और पैरों की रेखाओं को, हाथ की रेखाओं को देख के ये बताया जा सकता है कि उसके अंदर की जो 5 लेयर है, जो 5 कोशाज हैं, उसकी स्थिति अभी क्या चल रही है। जिसमें से हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा सिग्निफिकेंटली आप बता सकते हो लिटरली देख के कि कितना जीवन है और बीमारी आने वाली कि नहीं आने वाली। तो ऑल्दो समुद्र शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान जो है, इसके ऊपर मुझे कभी यकीन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे
मैं गहराता जा रहा हूं और ये जो लेयरें या कोशाएं खुलती जा रही हैं जीवन को लेके, वैसे वैसे इन चीज़ों पे ऑटोमेटिकली मेरा रुझान आ रहा है और ऑटोमेटिकली इन चीज़ों में मैं घुसता चला जा रहा हूँ। ये चीज़ें अनलॉक हो रही मेरे सामने। समुद्र शास्त्र कुछ नहीं है, बस शरीर के संकेत हैं कि शरीर को देखते हुए शरीर के और आत्मा के बारे में, या जो कर्म क्रिया है, जो कर्म शैली है या कर्म का गुच्छा है, वो संकेत रेखाओं से, पैरों की रेखाओं से, हाथों की रेखाओं से और माथे से पढ़े जाते हैं, फेस से पढ़े जाते हैं। तो कुछ ऐसे वैज्ञानिक हैं जो बहुत पुराने, जो हमारे समुद्र शास्त्री जो हैं, चाणक्य सबसे ज़्यादा स्ट्रांग थे इसमें। तो कभी इस पे भी बात करूंगा, समुद्र शास्त्र के ऊपर ये कैसे काम करता है इसके ऊपर भी बात करूंगा। ध्यान को लेके कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन आए हैं, तो वो क्वेश्चन ये है कि क्या क्वेश्चन था उनका, कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है। ये मैंने कई बार पहले ही बोला हुआ है कि मुझे पहले ठंड लगती थी ठंडियों में, और मुझे ठंड नहीं लगती। तो आपने सुना ही होगा और ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जहां पे योगी लोग नंगे हिमालय पे बैठे हुए हैं, और एक कुत्ता आपने देखा भी होगा, एक कुत्ता भी बगल में चल रहा है। एक वीडियो आपने देखो कि सैनिक लोगों ने रिकॉर्ड करी थी। वो इसी वजह से होता है क्योंकि जो पंचवायु हैं उनका जो प्रवेश है वो होता ही रहता है। वो जो एनर्जी निकल जाती है अंदर शरीर में, वो पंचवायु जा रही है। वो एनर्जी जो है उसको हम बोलते तो एनर्जी है। प्राण 5 तरीके के होते हैं। प्राण को अगर हम सेग्रीगेट करेंगे तो 5 प्रकार के प्राण होते हैं। व्याना, उपाना, समाना, व्यान, उपान, समान और प्राण चौथा, और एक और कोई होती है। तो इसमें से एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टेम्परेचर के लिए। तो एंट्री जो हो रही है, प्रवेश जो हो रहा है इन एनर्जीज का, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे हो और टेम्परेचर आपका जो है वो जो बेसिकली बढ़ रहा है वो इसी वजह से बढ़ रहा है क्योंकि एक्सक्यूज मी, जो प्रवेश है यानी मेडिटेशन जो है वो आप एक्सेसिव कर रहे हो। तो इसका कोई काउंटर, कुछ गलत होगा? वैसे तो देखिए कुछ गलत नहीं होने वाला। देखिए अगर कभी भी कुछ भी ऐसा हो रहा हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे म्यूजिकल पार्क पे मैसेज डालें, ठीक है? वहां पे आपसे मैं बात करके अगर कुछ ऐसा गलत हो रहा हो तो मुझे बता देना। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि क्या होता है। पहली स्टेज जो होती है जिसमें चित्त की वृत्तियां जो है वो ठंडी हो जाती हैं। चित्त मतलब होता है, जब मैंने चालू किया था 2018-16 में, तो मन की शांति, यानी जो ओवर थिंकिंग है, ओवर पिक्चराइजेशन है, ओवर विजुअल्स हैं, ऑडिटरी है। एक बार मैं परीक्षा में बैठा हुआ था, वहां मेरे को गाना रिपीट होता जा रहा था, एक ही लाइन बार बार रिपीट हो रही थी। इसको ईयर वॉर्मिंग बोलते हैं कि एक ही गाना बार बार रिपीट हो रहा था, एक ही गाना। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका मन शांत नहीं है। और मन शांत नहीं है इसका मतलब है मन इंद्रियों के पीछे भागेगा, और मन इंद्रियों के पीछे भागेगा तो वो ऐसे ऐसे काम कराएगा आपको जिसकी कोई हद नहीं है। आप बर्बाद हो जाओगे और ऐसी ऐसी आदतें डल जाएंगी आपके अंदर कि आप उस आदतों से निकल नहीं पाओगे। तो मन, या तो आप मन के अंदर रस को पैदा करें,
स्वयं, जिसको हम परम रस या आत्मरस बोलते हैं, और नहीं तो मन इंद्रियों में रस ढूंढने लगेगा। इंद्रियों में अगर मन रस ढूंढने लगा, यानी ये डोपामाइन और ये ऑक्सीटोसिन इज लाइक गेटिंग इनटू रिलेशनशिप्स, हैविंग सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, डूइंग वैश्यागर्दी। इसके साथ ही साथ डोपामाइन इज लॉट ऑफ वर्क, बहुत सारे काम आते हैं इसमें, जिसमें से पहला है सोशल मीडिया, दूसरा है सिगरेट, दारू, सुट्टा, गांजा, नशे, निद्रा, आलसपन, ये सब जो है बेसिकली आपका आता है डोपामाइन। और यही लोग कर रहे हैं। लोग सोते हैं, नशा करते हैं, सेक्स करते हैं, प्यार करते हैं, और यही दोनों में लोग मरते रहते हैं। पिक्चर देखना बहुत बड़ा डोपामाइन है, गाने सुनना डोपामाइन है, ये सब कुछ जो है ये सब डोपामाइन है। लोग कहते हैं कि आप संगीत को भगवान मानते हो। मैंने कहा नहीं, संगीत को मैं कभी भगवान नहीं मान सकता, क्योंकि संगीत भगवान नहीं है, विद्या है। वो विद्या परम सत्य से ऊपर नहीं है, क्योंकि वो विद्या आपको काम नहीं देगी जब आप मर रहे हो, जब आप डिप्रेशन में हो, जब आपके जिंदगी में घनघोर दुख है, तो ये सब विद्याएं काम नहीं आती। आपका पैसा, आपकी दौलत, शोहरत, ये सब काम नहीं आती है। जो चीज आपके साथ अंतिम समय तक खड़ी हो, उसको हम परमात्मा बोलते हैं, और मैं उसको तवज्जो देता हूं, उसकी महत्वाकांक्षा, उसकी जो महत्वता है, उस पर मैं हमेशा जोर देता हूं। तो ड्यूरिंग मेडिटेशन द ओनली थिंग विच हैपेंस इज एनर्जी लेवल पे 5 प्रकार की जो वायु हैं वो एंटर करती हैं, और इन वायु से शुरू में चित्त की जो तरंगे हैं वो डाउन गिरती हैं, यानी चित्त ठंडा होता है। नहीं तो चित्त गर्म हुआ पड़ा है। जितना ज्यादा गर्म होगा उतना ज्यादा इंद्रियों में रस ढूंढने की जो प्रवृत्ति है वो मन करेगा। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता। लोग एक नंबर के खोचू और बेवकूफ हैं। वो उसी पैटर्न में चलते रहेंगे। उनको कभी जिंदगी में समझ नहीं आने वाला कि कहां पे रस है, कहां रस नहीं है। उनसे बात करो आत्मरस की, वो कहेंगे पैसा कमाना है। अरे पैसा कमा के तू क्या कर लेगी और क्या कर लेगा? कितना पैसा चाहिए तेरे को? ये खरीदना, वो खरीदना, ये सब रस है और कुछ नहीं है। ये खरीद लूंगा, उसको जलाना है। ये पहन लूं शादी ब्याह में, ये ज्वेलरीज पहन लूं, ये डिजाइनर ड्रेस पहन लूं, ये सब रस है। ये पहन के जाओ, वहां पे कोई देखे और आप उसको देखो और आपके अंदर बोले तारीफ करे। ये तारीफ करने से रस पैदा होता है। ये रस जो है, ये जो बाहरी रस है, ये काम नहीं करते एक्चुअली मन के ऊपर। ये प्लेजर की तरह काम करते हैं और ये प्लेजर में आदमी मरता रहता है। लेकिन प्लेजर आपको आदतों में फंसा देता है, और आदतों में फंसने के बाद आप एक जेल में हो। एक्चुअली लोग जो जेल के अंदर हैं वो फिर भी सही हैं। जो बाहर आजाद हैं लोग, वो बड़ी जेल में। वो अपने दिन के चरखे से ही निकल नहीं पा रहे। सुबह उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, वहां पे करेंगे, शाम को आएंगे, उसके बाद अपने बीवी बच्चे देखेंगे। वही एक साइकिल रिपीट होती रहती है, और वो अपनी ही आदतें कुछ बना लेते हैं कि ये आते हैं, जिम नहीं जा पाते, कर ही नहीं पाते, क्योंकि चक्कर ये है कि एक आदत का पैटर्न बन जाता है, और उसको तोड़ने के लिए आपको इंद्रियों से रस नहीं लेना है। इसी वजह से कहते हैं आदतें एडिक्शन बन जाती हैं, प्रवृत्तियां एडिक्शन बन जाती हैं। ये इसी वजह से होता है, क्योंकि आप एडिक्शन से बाहर आ ही नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल आपका परम रस, आत्मरस रिलीज ना हो। ड्यूरिंग द मेडिटेशन यू फील गुड
आफ्टरवर्ड्स, और स्पेशली मेडिटेशन में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि 24 से 72 घंटे में मेडिटेशन का जो फल है वो आपको मिलता है। तुरंत इमीडिएट रिलीज नहीं होता। ऑल्दो अगर आप लॉन्ग टर्म हो जाते हो 6-7-8 साल बाद तो तुरंत भी रिलीज होने लगता है, लेकिन मेन जो रिलीज होता है वो 24-48 घंटे के बाद होता है, 72 घंटे के अंदर रिलीज होता है। एग्जैक्टली लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, कि आपने सेक्स किया और आप 72 घंटे के अंदर मेडिसिन खा लीजिए तो आपको बच्चा नहीं होगा। व्हाट एन एग्जाम्पल, व्हाट अ फंटास्टिक एग्जाम्पल आई गिव, कैन यू बिलीव इट? सो अब इसको यहां पे ये समझना जरूरी है कि ये टेम्परेचर बढ़ता कैसे है। तो आप बता दिया मैंने, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन अब आपके आगे क्या आ रहा है वो भी एक जरूरी नहीं आए, बट मेरे साथ क्या हुआ मैं वो बताना चाहता हूं। ड्यूरिंग द मेडिटेशन 2018 में मैं रेगुलर मेडिटेट करता था, और जैसे कुछ सब्सक्राइबर्स बताते हैं मैं 3-3 घंटे मेडिटेशन कर रहा हूं, मैं तो 1 घंटे ही करता था। 3 घंटे का मेडिटेशन का मतलब है कि आप बहुत भयंकर जंप लेने वाले हो, यानी समाधि लगेगी। अब ये समाधि ऐसी होगी कि आप जगते भी रहोगे और विचार शून्यता हो जाएगी। मतलब आप ये समझ लो आप सो रहे हो पर आप जग रहे हो, इसको समाधि बोलते हैं। मतलब बुद्धि बिल्कुल नहीं एक्टिव रहती है, यानी थॉट एक्टिव बिल्कुल नहीं होता, जीरो थॉट हो जाएगा। इमोशंस स्टेबल हो जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे। इमोशंस जैसे उठते हैं ना कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, खराब नहीं, वो सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। समधि बुद्धि समाधि में प्रवेश हो जाएगी। और ये 3-3 घंटे जो मेडिटेशन करने से होता है, ध्यान आपका जो है वो बढ़ जाएगा। यानी जब आप मेडिटेशन से उठोगे तो आप किसी भी चीज पे फोकस करोगे तो आपका मन जो है वो आपके साथ रहेगा, वो आपको रिफ्लेक्ट नहीं मारेगा, यानी अपोजिशन क्रिएट नहीं करेगा। ये कई लोग के अंदर होता है। कई लोग ध्यान इसीलिए नहीं दे पाते क्योंकि उनका ध्यान बड़ा नहीं है। और 3 घंटे मेडिटेशन करने का मतलब है डेली कि आपका ध्यान बड़ा हो जाएगा। अब ध्यान बड़ा हो जाएगा यानी जो लेजर है, यानी जो लेंस के थ्रू लाइट आ रही है, यानी जो तीव्रता है या तीखापन है, वो आपके ध्यान का बढ़ गया। तो अब वो बढ़ गया तो क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। जैसे ही वो बढ़ेगा उसको आप कहीं पे भी लगाओगे वो उसको चीर देगा, और चीरेगा तो बड़ी जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर का। लेकिन अगर यही चीर अगर आप अंदर लगा दे ध्यान किसी चक्र पे या कहीं पर भी, किसी भी ध्वनि पे, अगर आप ध्वनि सुन रहे हैं तो वो चक्र जो है एक्सपैंड होने लगता है। अब ये चक्र जब एक्सपैंड हो जाएगा तो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन आपके जीवन में प्रवेश करने लगेगा। नहीं किया है अभी, और अगर आप करते जा रहे हो तो बाद में करेगा। और किसी किसी में हो सकता है ना ही हो, किसी किसी में हो, बट मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं क्योंकि हर एक की जो एनर्जी की स्टेट होती है वो अलग अलग तरीके से होती है। जो एनर्जी, जो प्राण का जो यूनिकनेस है वो कहाँ पे है, वो स्थिति क्या है, वो आध्यात्मिक वृद्धि कितनी है, कितने आपने अभ्यास कर रखे हैं अपने पुराने जो आपके एक्सप्रेसिव शरीर थे उनमें आपने कितना ज़्यादा कर रखा है, ये डिपेंड करता है इस पर। बट हैविंग सेड दैट, 3 घंटे मेडिटेशन करने का मतलब है कि यू हैव गुड हैबिट नाउ ऑफ मेडिटेशन। 3 घंटे मेडिटेट का मतलब हो गया कि आपका ध्यान ऑलरेडी बढ़ चुका है। इसी वजह से कई लोग मेरे पॉडकास्ट डेली सुन पा रहे हैं, और 50-50 मिनट के पॉडकास्ट अगर मैं करता हूं तो वो लास्ट तक रुक के सुन पाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनका ध्यान भटकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके मन में रस है। वो रस जब तक रहेगा तब तक मन में जो ध्यान है वो आपका तीखा रहेगा। जब वो रस सूखने लगता है, यानी आप मेडिटेशन करना बंद कर दो, वो सूखने लगेगा, तो
धीरे धीरे आपका जो ध्यान का तीखापन है, जो तीव्रता है, जो छुरे की धार है, वो धार जो है वो मोटी होने लगती है, यानी वो काटना बंद कर देगी, यानी उसका ध्यान छोटा होने लगेगा। जैसे एक पॉइंट आएगा जहां पूरी तरीके से वो रस सूख जाएगा, फिर वापस मन इंद्रियों की तरफ रस लेना चालू कर देगा। ये मैंने अपनी जिंदगी में देखा, जीवन में, कि पिछले 8 साल में, 7 साल में, अब तो ऑलमोस्ट 8 साल होने वाले हैं, मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब भी मैं मेडिटेशन खत्म कर देता हूं 3-4 महीने के लिए, तो मैंने देखा मेरा मन जो है वो बाहर की तरफ भागने लगता है। और ऐसे भागेगा आपका मन कि आपने कोई सीरीज देखी, फिर आपने दूसरा एपिसोड लगा दिया, फिर ऐसे एकदम से आप देखा होगा रील्स, मतलब इट्स लाइक जल्दी जल्दी आप वो जंप लेगा। जितना ज्यादा वो जल्दी जल्दी जंप लेगा ना, उतना ही ज्यादा समझ लीजिए कि ध्यान आपका छोटा हो गया है। तो जैसे कोई बुक पढ़ रहे हो आप, तो एकदम से आपका मोबाइल जितनी जल्दी, जैसे बुक पढ़ना स्टार्ट किया, जितनी जल्दी आपका हाथ मोबाइल की तरफ गया, उतना समझ जाओ कि आप रेस्टलेस हो। अगर आप पानी की बोतल भर रहे हो, तो ये समझ जाओ कि मतलब कितना आप भर पा रहे हो, मतलब उसको कितनी देर तक वहां खड़े हो, और क्या आपका मन कर रहा है कि उस पानी की बोतल को हम वेयर इज द लाइटर, क्या आपका मन कर रहा है कि मैं उस पानी की बोतल को भरूं, या खड़ा रहूं वहां पे, या फिर भाग जाऊं, जल्दी से हटूं यहां से। तो ये सब साइंस होते हैं, इससे आप रीड कर सकते हो अपने मन की स्थिति। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन तक आते हुए आपको ये फील होने लगेगा कि जैसे आपने पानी में हाथ डाला, तो आपको प्राण कितना है पानी में, वो फील होने लगेगा। आप चंद्रमा की तरफ देखोगे, आपको एक कनेक्शन फील होगा। आप पेड़ों की तरफ देखोगे, आपको एक कनेक्शन फील होगा। आप किसी रूम में घुसोगे तो उस रूम की वाइब्स आपको फील होने लगेंगी। आप किसी के पास बैठोगे तो उसकी वाइब्स फील होगी आपको। ये एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन है, ये पहली स्टेज होती है। दूसरी स्टेज होती है जहां पे ऑरा जो है वो हल्का हल्का दिखना चालू हो जाता है। और तीसरी स्टेज होती है, आपको पता चल जाएगा कि अगर मैंने इससे ज्यादा मेडिटेशन किया, जिस पॉइंट पे मैं टच करके वापस आ गया था, तो आप अब दुनिया जो है वो बेसिकली से दुनिया से दूर जाते जाओ। मतलब क्या कि जब समाधि बहुत ज्यादा गहन हो जाती है, यानी आप बैठे हुए हो और आप करते जा रहे हो, करते, और एकदम रोज आपका है, रोज आप बिल्कुल हटाए, रोज समाधि लग रही, धीरे धीरे आप देखोगे जो कुंडलिनी है उसका एक्टिवेशन चालू हो जाएगा। अब जब उसका एक्टिवेशन चालू होगा, तो उसको चालू होने के बाद बहुत ज्यादा अनग्राउंडेड एनर्जी फील होने लगती है, क्योंकि एनर्जी ऊपर उठ गई है। अभी बाय ग्रेविटी एनर्जी नीचे रहती है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएं और वहां पे समाधि लगाएं, वहां पे कुंडलिनी को जागृत करना बड़ा आसान है। जागृत हो गई तो जिस जिस चक्र से वो होके जाएगी, वो सारे जो चक्र हैं एक्टिवेट होते ही, हर एक चक्र की एक पावर है। और वही चीज अनाहता पे जाएगी तो इतने इमोशनल हो जाओगे कि अगर कोई पानी बाहर आए तो आप उसमें रोने लगोगे कि पानी क्यों बाहर है यार, इतना पानी वेस्ट हो रहा है, आप रोने लगोगे। तो हर एक चक्र का अपना एक कह सकते हैं कि रोल है, मैं उसमें उतना नहीं जाऊंगा, क्योंकि तो जब मुझे पता चला कि अगर मैं इस पॉइंट के आगे जाऊंगा तो मेरा जो है मेरा मन करने लगेगा मैं शरीर से बाहर निकलना चाहता हूं, मतलब मैं त्यागना चाहता हूं। वो एक इंपल्स, ऑर्गेज्मिक इंपल्स आने लगती है, वो आपको पता चलने लगेगा।
लिटरली आपको पता चलेगा कि अब ये पॉइंट स्टार्ट हो गया यहां से कि अब मुझे इस पॉइंट के आगे अगर मैंने ज्यादा मेडिटेट किया तो मैं ये शरीर त्यागने वाला हूं। वो पता तुरंत नहीं त्यागोगे, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप वो एक्चुअली प्राण जो है वो आपसे बातें करने लगता है। अभी आप प्राण से बात नहीं कर पा रहे हो, अभी वो ऐसा फील होता, अभी फीलिंग में आता, लेकिन धीरे धीरे ना वो कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं कि वॉइस कोई बोल रहा है कुछ और भाई बात कैसे हो, ऐसा नहीं है। इट इज एग्जैक्टली लाइक इंट्यूशन, हाँ ये कहना सही होगा, इंट्यूटिव जो वो है ना, कि जैसे कुछ भी हो रहा है तो आगे क्या होने वाला है ऑटोमेटिकली आपको पता चलने लगे, आभास होने लगेगा कि वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता, वो इंट्यूशन आने लगेगी आपकी इंट्यूशनल पावर बहुत तेज हो जाती है। तो प्राण कहाँ जा रहा है, क्या कहना चाहता है, आगे क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको प्राण बताने लगता है, क्योंकि प्राण बढ़ गया है अभी शरीर में आपके। अब क्या होगा, जब आपको ये पता चलने लगे कि हाँ भाई मेरे को शरीर से निकलने की इंपल्स जो है वो तो बाद में आएगी, पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आने वाला है, कि इंपल्स आने वाली है, उससे पहले ही आप ध्यान को कम कर लें। क्योंकि अगर वो इंपल्स आ गई और आपने उसको कंटिन्यू किया तो आप महासमाधि की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। इसमें क्या होता है, सबसे पहली स्टेज होती है चित्त की वृत्तियां ठंडी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं, पतंजलि इसको बोलते हैं संपूर्ण समाधि या असंपूर्ण समाधि। और उसके बाद जब संपूर्ण समाधि आ जाती है, जहां पे पूरी तरीके से जो जितने भी आपकी जो ये आपके बने हुए हैं पैटर्न्स, हैबिचुअल पैटर्न्स बने हुए हैं आज तक, वो सब डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। उसके बाद निर्विकल्प समाधि, यानी आपको वहीं से जब आप संपूर्ण समाधि कर लोगे तो आपको यहीं से फील आने लगेगी। आगे 4-5 स्टेजेस और होती हैं, लेकिन संपूर्ण समाधि में ही आप असंपूर्ण समाधि में ही आपको ये पूरा आने लगेगा कि हाँ भैया अब मेरे चित्त की वृत्ति, सबसे पहली जो स्टेज होती है वो है चित्त की वृत्तियां ठंडी होती हैं। यानी जो चित्त है वो रेड से ब्लू हो जाता है, यानी ठंडापन आ जाता है, मन ठंडा हो जाता है, एकदम ठंडा, इतना ठंडा कि ध्यान इतना बढ़ जाएगा कि अगर आप किसी चीज पे ध्यान दो तो आप 1 घंटा उसी चीज पे देख सकते हो। अगर आप बोतल की ढक्कन देखोगे, बोतल का ढक्कन देखते रहो 1 घंटा, अभी आप बोतल 1 घंटा देखो, आप देख नहीं पाओगे। अगर आप घड़ी को देखो, घड़ी देखो, अगर किताब पढ़ो, किताब पढ़ते रह जाओगे। तो ये होगा। तो अब होगा क्या, ये सारी चीजें होंगी। अब जब ये सब चीजें होती हैं, 1 मिनट, तो आपको आभास होने लगेगा। तो जब वो पॉइंट आ जाए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं दुनिया से एक्चुअली में मुझे लग रहा है कि मैं डिटैच हो रही हूं या हो रहा हूं, उस वक्त तक आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। क्या आपको सच में जाना है तो आप जाओ, छोड़ दो शरीर, मुझे कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। लेकिन अगर आपके घर वाले हैं, माँ बाप हैं, और ये जो बच्चा है आपके, और आपके पति हैं, पत्नी हैं, तो उस वक्त आपको ये समझना होगा कि आपको उनके लिए रुकना है कि नहीं रुकना है। मेरे हिसाब से मैं सही बताऊं आपको, मैं इसमें कोई नहीं होता बताने वाला, वो आपका डिसीजन है। पर अगर आपको सत्य देखना है ना, तो ये सब निरंतर पता नहीं कब से होता चला आ रहा है। ये बच्चा बुच्ची और ये पति पत्नियां, ये सब आप पहले देख चुके हो। पहले का मतलब क्या है? पहले का मतलब ये नहीं कोई आप थे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसीज थी और कॉमन कॉन्शियसनेस के साथ थी। वो उस टेंडेंसीज को हम कह सकते हैं कि एक यूनिक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, लेकिन वो टेंडेंसीज, वो वासना जो है, सिर्फ वही आगे कंटिन्यू होती। कंटिन्यू रीइंकार्नेशन किसका होता है? उस वासना का। लोग कहते हैं कि अभी हम मरेंगे तो अगली बार आएंगे तो फिर से हम वही करें। नहीं, आप वो करोगे जो आपकी हैबिट है। आप नहीं पैदा हो रहे हो, आप तो वही हो जहां थे। जो आगे कंटिन्यू होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके डिजायर्स, आपकी जो वासना है, आपके जो टेंडेंसीज है वो कंटिन्यू होती है। ये टेंडेंसी अलग अलग होती है हर किसी की। हर किसी का हैबिचुअल पैटर्न अलग अलग होता है। कोई आदमी अगर सुबह उठता है तो वो एक टेंडेंसी है,
कोई आदमी शाम को बैठता है, वो धीमा खाता है टेंडेंसी, तेज खाता है टेंडेंसी। ये सब टेंडेंसीज होती, संस्कार बोलते हैं, संस्कार संसार में करने वाले कार्य। किस तरीके से आप संस्कार में एक्ट कर रहे हो, अलग अलग आदमी अलग अलग करता है। कोई तेज बात करता है, कोई धीमे बात करता है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है। ये सब कुछ पहले से ही आप लेके आते हो। डिजायर्स, टेंडेंसीज एंड हैबिट्स ये कंटिन्यू होती। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये सब पहले ही, ये जो डिजायर्स एंड टेंडेंसीज हैं आपकी, इसमें क्या लगे हुए हो। मेरे हिसाब से इस संसार को छोड़ के चले जाना चाहिए, क्योंकि भाई ये पहले ही हो चुका है, और ये हो चुका है, और ये ऐसा हुआ है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप कहोगे भाई ये क्या कर दिया। और तो उसको छोड़ने के लिए काफी हिम्मत चाहिए, पर मेरे हिसाब से जब मैं उस पॉइंट से हटा, वापस आया, तो मैंने भी, देखिए मेरी जिंदगी में ऐसा कोई अटैचमेंट्स नहीं है, लेकिन शरीर में रहते हुए भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो आप। शरीर को छोड़ना है अगर आपको, तो उसके लिए साधना होती है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि आप शरीर में रहते हुए अपने डिजायर्स को, अपने टेंडेंसीज, हैबिट्स को एकदम काट दो, खत्म कर दो। तो ये कुछ होती है, बट दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। अब पास्ट में बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है, बट दे हैव जस्ट डी इंटेंसिफाइड देयर डिजायर। दे हैव जस्ट उसकी जो वासना की तीव्रता है वो खत्म करी उन्होंने। मतलब एवरीथिंग वॉज एट द लेवल ऑफ इंटरेस्ट। सो जो परेशान करता है मौत के बाद, वो उन्होंने खत्म कर दिया, जैसे जय कृष्णमूर्ति है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बेसिक हैबिचुअल पैटर्न है, जो गुच्छा है अंदर, कि सुबह उठना है और बातें इस तरीके से करनी है, ये सब तो पड़ा हुआ है ना अंदर। तो कहीं ना कहीं वो सब जो है तो फिर से एक मैनिफेस्टेशन लेगा ही लेगा। तो इसी वजह से महासमाधि का कॉन्सेप्ट, हमारे निर्विकल्प समाधि का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि आप सिर्फ सोच के और सब कुछ त्याग नहीं सकते हो। आप सिर्फ अपने डिजायर को त्याग दोगे, लेकिन आपका जो हैबिचुअल पैटर्न है वो तो बना हुआ है, उसको कैसे त्यागोगे। तो जो संपूर्ण समाधि होती है उसमें हैबिचुअल पैटर्न कटने लगते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जहां पे आप मेमोरीज को एक्सेस कर पाते हो। वो जो मेमोरीज हैं, किसी भी तरीके की कोई भी स्टोरेज हुई है उस गुच्छे में, वो गुच्छे में सेव होगी, वो आप एक्सेस कर पाते हो। ये सब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन के बाद आता है। ये सब बात की स्टेज है। तो अब मैं जब ये बातें करता हूँ, लोग फैसिनेट हो सकते हैं, लेकिन मैं बस इतना कहता हूँ, स्टेज 1 तक ही अगर आप आ गए तो आपकी जिंदगी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद क्या करना, जब मन नियंत्रित हो जाए तो मन को ज्ञान में प्रवेश करना है। अगर ये ज्ञान नहीं आएगा ना आपके अंदर, तो आप डिजायर से मुक्त नहीं हो पाओगे। अब ये एक पॉइंट बहुत गंदा आ रहा है जो मैं बताने वाला हूं, इसको ध्यान से सुनना। स्टेज 1 आपने क्लियर कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डिजायर जो दबे पड़े हैं उसको आपने काट दिया, क्योंकि स्टेज 1 के बाद स्टेज 5 पे वो कटेगा। पर स्टेज 5 पे जाना नहीं है, क्योंकि स्टेज 2, 3, 4 ये तीनों स्टेजेस बहुत डेंजरस हैं। तो उसको काटने के लिए या तो आप साधना से काटो, पहाड़ों पे बैठ के, वो एक, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसमें स्टेज 2, 3, 4 पे जाना पड़ेगा आपको। फिर स्टेज 5 आएगी, जहां पे आप अपने वासनाओं को काट डिलीट करोगे। कोई चीज स्टोर हो रही है तो वो डिलीट भी हो सकती है, याद रखना ये चीज। तो पर मैं उस पर नहीं जाता हूं। इसका एक और तरीका है इसको छोड़ने का, डिजायर्स को। वो है आपको ये पता चल जाए कि डिजायर की मूल्यता क्या है, इसकी अर्थहीनता क्या है, मीनिंगलेस क्या है, इस डिजायर मीनिंगलेसनेस क्या है। जो भी डिजायर है आपके, जो भी आपका पैशन है, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो कब पता चलेगा, जब आत्मज्ञान प्रवेश करेगा आपके अंदर। पर आत्मज्ञान को प्रवेश करवाने के लिए आपको ध्यान का खुला रहना बहुत जरूरी है, ध्यान का बड़ा रहना बहुत जरूरी है, ध्यान का जो तीखापन है वो होना बहुत जरूरी है। वो नहीं होगा तो आप समझोगे नहीं, आप भागोगे, डिस्ट्रैक्ट होगे, व्याकुल होगे। और वो जो डिस्ट्रैक्शन है जो आप कर रहे हो, वो इसी वजह से कर रहे हो कि आप इंद्रियों से रस ढूंढ रहे हो। तो इंद्रियों से रस नहीं है, आत्मरस रिलीज हो गया, लेकिन आत्मज्ञान रिलीज होना है।
तो अब आत्मज्ञान का क्या सीन है? जब आत्मज्ञान अंदर आता है तो डिजायर अपने आप कटने लगता है। देखिए, ध्यान करने से आपका ब्रेकअप हो गया तो उससे कोई आप बाहर नहीं आ पाओगे। ध्यान करने से आपके 1-1.5 लाख रुपए की नौकरी चली गई तो आप उससे बाहर नहीं आ पाओगे, उसके दर्द से। कोई मर गया, उसके दर्द से बाहर नहीं आ पाओगे। कोई आपको कुछ बोल दिया, उसके दर्द से बाहर नहीं आ पाओगे। कोई कुछ छोड़ दिया, कोई दुख आ गया, कोई जीवन में ऐसा कुछ आ गया जो आपके डिजायर पे अटैक करे, उसके दर्द से आप बाहर नहीं आ पाओगे। ध्यान सिर्फ और सिर्फ चित्त की वृत्तियों को ठंडा करता है। लेकिन अगर बगल में कोई डिजायर है, वो कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है, तो उससे ध्यान कुछ नहीं कर पाएगा उसमें। इसी वजह से लोग खोचू हैं। लोग ध्यान करते हैं पर उनके अंदर इंटेलेक्चुअल सफरिंग है। वो सफरिंग क्या है कि मुझे ये नहीं मिला। वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसकी अर्थहीनता तुम्हारे अंदर नहीं आई है अभी, उसकी मीनिंगलेसनेस अभी तक तुम्हारे अंदर नहीं आई है। तुम 1 नंबर के घोंचू हो। तुमने कभी जिंदगी में क्वेश्चन ही नहीं किया, ऑब्जर्व ही नहीं किया। ध्यान करने से कुछ नहीं होने वाला। ध्यान जो है वो सिर्फ और सिर्फ ठंडा करता है मन को। उस ठंडेपन के बाद आपको ज्ञान लेना है। उस ज्ञान से क्या होगा, आप डिजायर को जो है उसकी अर्थहीनता देख पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिजायर को एक्सप्रेस नहीं करना है। डिजायर को भी एक्सप्रेस करना है, पर डिजायर से मुक्त होने के लिए आपको एक बड़ा कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अभी आपको ये पता है कि ये दुनिया है, इस दुनिया में मुझे ये करना है, ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कंडीशनिंग आपके अंदर है कि ये मुझे शादी करनी है, मुझे नहीं होगी तो सोसाइटी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और मैं बड़ा नहीं होऊंगा, करोड़पति नहीं होऊंगा, या मेरे पास ये कार नहीं होगी तो सोसाइटी मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सोसाइटल डिजायर का प्रेशर है और आपके खुद के डिजायर जो आपने बचपन से बना रखे हैं वो प्रेशर है। 2 प्रेशर आपके ऊपर है। इन प्रेशर को हटाना नहीं है, इन प्रेशर को कॉन्कर करना है। अगर आपको गाना गाना है तो आप गाना गाओ, आप ध्यान मत करो, आप ज्ञान मत लो, आप गाना गाओ। लेकिन इस साइकिल से बाहर आने के लिए आपने बहुत गाना गाया, पिछले 4 साल से आप गाना गा रहे हो, अब क्या करें? गाना गाते रहे? नहीं। अब आप देख रहे हो ना, उस गाना गाते वक्त आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि हाँ भाई, कर रहे हो तो ऑब्जर्व कर रहे हो तो ही दिखेगा कि भाई इसमें खुशी नहीं है। तो डिजायर को एक्सप्रेस करते हुए आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि इसमें खुशी नहीं है। आपको पता चल रहा है कि इसमें खुशी नहीं है। कुछ चूतियों को तो पता ही नहीं चलता है, वो निरंतर साले वो पागल हो चुके हैं। मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, एक के बाद एक साले वासना बना लेंगे। आईफोन ले लिया, अब वो बेंटली लेनी है, उसके पीछे भाग रहे हैं। शादी हो गई तो एक और लड़की चाहिए, और उसके पीछे भाग रहे हैं, फिर एक और लड़की चाहिए। अबे कितना तू लड़की के पीछे भागेगा भाई? भाई क्या है लड़की के अंदर ऐसा? नहीं, उसके ब्रेस्ट अलग है। अरे तो अलग का भाई क्या कर ले? अरे समझ में ही नहीं आ रहा उनको समझ ही नहीं आ रहा है। उनसे बात करो कि बाहर सुख नहीं है, कहता मेरे साथ चल कभी, एक ऐसे रंडी खाने को लेकर चलता हूं तेरे को, जहां तेरे को सुख ही सुख में। मैंने कहा ऐसा कोई दुनिया का रंडी खाना नहीं है जहां पे पार सिंह को सुख मिल सके। मैंने कहा दुनिया में ऐसी कोई शराब नहीं है जो मेरे को सुख दे सके। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई नजारा नहीं है, ऐसा कोई सीनरी नहीं है, ऐसा कोई पहाड़ नहीं है, ऐसा कोई नशे का पदार्थ नहीं है जो मेरे को खुशी दे सके। तुम साले क्या मेरे को खुशी दोगे? ये दुनिया मेरे को, संसार क्या खुशी देगा? ये प्लेनेट मेरे को क्या खुशी देगा? कुछ नहीं हो पाएगा। ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपके अंदर, स्पष्टता होनी चाहिए जिंदगी को लेके कि ये सब चूतियापंती है, ये सब घोंचू है साले, पागल हो चुके हैं, निरंतर एक के बाद एक डिजायर से जंप ले रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर इससे बाहर आना है तो पहले ये समझना पड़ेगा डिजायर में मीनिंगलेस है, और डिजायर की मीनिंगलेसनेस समझने के लिए डिजायर को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कब तक एक्सप्रेस करोगे? इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी कोठे पे चले जाओ, अरे भाई एक गर्लफ्रेंड बना लो, उसके साथ सेक्स कर लो, है ना? या अगर कोठे पे चले भी गए हो तो एक बार आपने करके देख लिया, आप कितना आपको करना है? नहीं, मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिला, तो वो एक्सपीरियंस भाई, तो उस हिसाब से पैसे खर्च करो। अब आपके पास अकाउंट में 2000 रुपए पड़े हैं
और आपको 1 लाख रुपए वाली लड़की चाहिए जो गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस दे आपको, तो पैसे तो है नहीं, तो गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? तो अब आपने सेक्स कहीं से भी कुछ करके देख लिया कि सेक्स, वो गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस ले लिया, अब उसके बाद आप निरंतर किसी और से गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस क्यों ले रहे हो? एक से आपको समझ नहीं आ रहा क्या? चलो ठीक है, एक और ले लिया, चलो ठीक है, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, अब चौथी बार तो समझ आ जाना चाहिए। जो बहुत सुपर इंटेलिजेंट होता है उसको एक बार में आता है, जो चौथी बार या तीसरी बार में समझता है वो इंटेलिजेंट होता है, और जो 10 बार करके बिना समझे उसको महामूर्ख बोलते हैं। ये आपका हो गया सेक्स का। इसके बाद आता है ट्रू लव। ट्रू लव भी एक्सप्लोर करके देख लो। मुझे सपनों की रानी चाहिए, तो ढूंढो, लिखो कि आपकी सपनों की रानी कैसे होनी चाहिए। कि आपको रात में आपको आपके सीने से आपको सर पे लगा ले और बोले कि ओले बाबू सब सही हो जाएगा बाबू, मैं हूं ना बाबू तुम्हारे पास। तो इस तरीके की लड़की चाहिए हैं? रात में 4 बजे तक आप तो बात करे, आपके पीछे बाइक पे बैठे और जुल्फे खोल दे अपनी, और आप बाइक चला रहे हो और पीछे हवा पे जुल्फे उड़ रही हैं, और आपके पीछे से पैंट में हाथ डाल दिया उसने। ये सब आप करके देख लो अगर आपको चाहिए तो, है ना? कि आपको लद्दाख घूमना है, मसूरी जाना है ना, बाइक पे अपनी बैठा के या कार में बैठा के, वट जो भी करना है आपको, है ना, सब करके देख लो। तो ये ऐसे आपका ये सब बाहर निकलेगा। फिर जब बाहर निकल गया तो अब 2-3 बार कर लिया आपने, चौथी बार तो समझो, 5वीं बार तो समझो। समझ ही नहीं आ रहा लोगों को। अब जब समझ में आ जाए तब आप आत्मज्ञान में अपना सारा ध्यान लगा सकते हो। जब समझ में आएगा यहां कुछ नहीं है, समझ नहीं आया, वहीं पड़े रहोगे संसार में। संसार व्यक्त किया, समझ में आया, अब आपने आत्मज्ञान में लगाया। अब धीरे धीरे वो आत्मज्ञान जो है वो आपके अंदर घुसता जाएगा, क्योंकि अब आपको अच्छे से पता बाहर डिस्ट्रैक्ट हो नहीं सकते आप भाई। डिस्ट्रैक्ट 1 पॉइंटेड फोकस हो गया ना, 1 पॉइंटेड फोकस हो गया। धीरे धीरे वो अपने आप अंदर चल रहे हैं। जब वो 4-5 साल हो जाएंगे और एकदम बहुत भयानक लेवल पे आपको, इस स्टेट को बोलते हैं आपको मोक्ष प्राप्त हो गया, लिबरेशन। अब आपको कोई भी समाज का डिजायर, किसी भी प्रकार का आपका खुद का डिजायर, वो तो आपने निकाल ही दिया, आपके डिजायर तो है ही नहीं, वो तो इच्छा है सिर्फ। जो भी इच्छा है, इच्छा और डिजायर में फर्क है, वासना और इच्छा में फर्क है, इंटरेस्ट और डिजायर में फर्क है। आई वॉन्ट टू डू स्विमिंग, नहीं करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आई लव स्विमिंग, आई वॉन्ट टू डू स्विमिंग, बट इसका मतलब यह नहीं कि मुझे रोज स्विमिंग चाहिए, है ना? सो हर चीज इच्छा में आ गई, इच्छा के लेवल पे आप कर रहे हो कि आपको लगता है जरूरी है करना, ऊर्जा लगाओगे कहां? 5 साल बाद ये सोसाइटी आपके कदम चूमेगी, नहीं चूमेगी एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन एक्चुअली में वो दिखेगा नहीं कि कोई कदम चूम रहा है, लेकिन एक्चुअली में चूम रहा होगा, क्योंकि आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकता ना। आपको कंट्रोल पूरी तरीके से आपके हाथ में आ चुका है। सोसाइटी एक्सेप्ट करे या ना करे, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सिर्फ बातें होती हैं कि मैं 36 साल की हो गई हूं। मैं पढ़ता हूं इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग, लड़कियों को, बहुत मजा आता है मुझे ऐसे लड़कियों को पढ़ने का। सुन लो सारी लड़कियां, जितनी लड़के लड़कियां सुन रहे हो, अच्छे से सुन लो। मैं 36 साल की हो गई हूं और मेरी शादी नहीं हुई है, और मैं बिल्कुल आजाद परियों की तरह घूम रही हूं। तुम नहीं घूम रही हो, तुम अपने ही थॉट में और इस सोसाइटी के ट्रैप में कैद हो। तुमको इंस्टाग्राम पे लिखने में टाइम नहीं लगता कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी मेरे बारे में क्या बोलती है, लेकिन अंदर से तुम्हें फर्क पड़ता है। किस आदमी को बेवकूफ बना रही हो तुम? वो जो अंदर बाहर सब देख चुका है, बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मरस के तुम ये कह रही हो कि मैंने सोसाइटी के प्रेशर को डिसमेंटल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। सोसाइटी का एक्सेप्टेंस आपके लिए तब तक मैंडेटरी रहेगा जब तक आत्मरस और आत्मज्ञान नहीं। बिना आत्मरस और आत्मज्ञान के आप कह रहे हो कि रोज रात में तुम सोती हो और रोज रात में बोलती हो कि काश एक पार्टनर मिल जाता। मेरे हिसाब से एक पार्टनर की तो तलाश तो है ही ना।
इसका एक्सेप्ट क्यों नहीं करती हो? इंस्टाग्राम पे क्या लिखती रहती हो कि मैं 36 साल की हो गई हूं और सोसाइटी मेरे पीछे पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे पता है फर्क पड़ता है, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लिख क्यों रही हो? लिखने का मतलब ही यही है कि आप दिखाना चाहती हो सोसाइटी को। दिखा कहां रहे हो? इंस्टाग्राम क्या है? सोसाइटी तो है। सोसाइटी में जाके कह रही हो मुझे कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कि भैया तुम सोसाइटी से प्यार करती हो। सोसाइटी का एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज है। सोसाइटी के इस जाल से बाहर आना, आप सोच रहे हो बड़ी छोटी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। आपके घर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं तो तुम ये करो, और आप कह रहे हो मैं नहीं करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। इससे कोई बड़ी बात नहीं हो सकती कि आपके स्वयं घर वाले कह रहे हैं कि बेटा ये करो और हमारी जिम्मेदारियां पूरी करो, और आप कह रहे हो मैं नहीं करूंगा, जो उखाड़ मैंने उखाड़ लूं। आपके रिश्तेदार आपको बोलते रहेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है। आपके आसपास जो सोसाइटी बोलेगी क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप शादी मत करो, देखो लोग कैसे बात करते हैं। इनको अपने घर मत बुलाना, ये तो अपने हमारी बीवी को आके ताकने लगेंगे। इनकी खुद ही शादी नहीं हुई, 40 साल के हो गए, इनकी खुद ही शादी नहीं हुई है, हमारे भी। अरे तो तुम साले कौन सा बहुत बड़ा सुखी हो? तुम शादी करके बच्चे पैदा करके, बच्चों में कहां सुख है? बच्चों में कोई सुख नहीं है। 3 4 6 महीने तक अच्छा लगता है, उसके बाद कुछ अच्छा नहीं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तब दिमाग खराब होता है कि यार ये क्या है। जब तक बच्चा एक नेचर में है, जब उसका खुद का नेचर बनने लगता है, तब आप कहोगे भाई ये क्या हो गया। बच्चों से अटैचमेंट है भाई, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों से सुख प्राप्ति हो रही है आपको। आपका मन विचलन खत्म हो रहा है, मन का। आपके जो जिंदगी के जो स्ट्रगल है वो खत्म हो जाएगी। बच्चा पैदा कर ले, ये हो जाएगा, ये हो जाए, कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार है। ये पूरी की पूरी दुनिया छलावा है और माया से भरी हुई है। इस दुनिया में कुछ नहीं पड़ा हुआ है। ये दुनिया एक नंबर की झूठी और फरेबी है, और ये दुनिया अपने आप ही के साथ फरेब करती है। ये दुनिया में कुछ उखाड़ भी लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दुनिया में नहीं भी उखाड़ा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जो हो, आपकी जो मूल्यता है वो बनी रहेगी, चाहे कुछ उखाड़ो चाहे ना उखाड़ो। लेकिन ये दुनिया आपको कंपेयर जरूर करेगी। ये बात याद रखना कि आपके पास पैसे नहीं है, उनके पास पैसे। उस सोसाइटी के प्रेशर से बाहर कैसे आओगे? कैसे बाहर आओगे? अभी एक रिसेंटली सामने मेरे जस्ट पड़ोसी हैं, तो उनसे मेरी बात हुई, तो कह रहे हैं कि मैंने 75 लाख रुपए का घर ले लिया सिर्फ सोसाइटी के मम्मी पापा के प्रेशर में आके। और आज अगर मैंने ये घर ना लिया होता तो आज मैं राजा की तरह जी रहा होता। अब मैं इस घर को 50 लाख में निकाल दूंगा, मेरा मन नहीं है। मैंने कहा आपने घर सोसाइटी की वजह से? हाँ, मुझे सच बता रहा हूं मैं, इतना ये लोग प्रेशर कर रहे थे कि मैंने घर ले लिया। घर तो होना ही चाहिए, घर तो होना ही चाहिए, एक घर तो होना ही चाहिए। अरे क्यों होना चाहिए? तुम क्या ये वहां पे पूरी जिंदगी रहने वाले हो क्या? अरे साला तुम 30-40 साल की तुम्हारी जिंदगी बची हुई है, उसमें क्या घर ले रहा तू? ये पूरा का पूरा जो प्लेनेट है वो रेंट पे है। इस प्लेनेट पे हम कुछ बिलियन ईयर्स के लिए हैं, रेंट पे हैं, कुछ हजारों साल के लिए, बिलियन भी नहीं। उसके बाद ये एटम बाय एटम ये पृथ्वी आपसे सब कुछ वापस लेगी। ठीक है, जब पूरा का पूरा प्लेनेट रेंट पे ले रखा है तो तुम रेंट पे नहीं रह सकते हो। और अगर पैसे हैं तो लो, मैंने कब कहा ना मत लो, लेकिन प्रेशर में आके तुमने अपने ऊपर प्रेशर डाल लिया। 25-25, 46-46, 48-48, 83 हजार की तुम EMI दे रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में यही नहीं, डिजायर की वजह से हर जगह तुम्हारा फ्रीडम खत्म हो गया। तुमको यही नहीं समझ में आता? ये सब साले फ्रीडम काटते हैं। ये पूरा का पूरा सोसाइटी मिलके आपका फ्रीडम काटने में लगा हुआ है। आपका फ्रीडम छीन लेगा, आज से शादी करा देगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा बच्चों की, उसके बाद आप प्रेशर डाल देगा पैसे का आपके ऊपर। साला भाई, लेकिन आप करोगे क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप शरीर हो। आपको यही नहीं पता कि आप क्या हो, आपकी जो अस्तित्व है आपका, उसका खुलासा ही नहीं हुआ आपको सामने आपको। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक इसको आप छोटा कैसे समझोगे? सोसाइटी से लड़ोगे कैसे? सोसाइटी से लड़ने के लिए विशाल राक्षस बनना पड़ेगा। वो विशाल राक्षस आप हो ही नहीं। आपको लगता है मैं छोटा प्राणी हूं, नहीं तो मैं, और मेरी मम्मी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो क्या होगा? मेरे को बर्खास्त कर देगी सोसाइटी मेरे को देश निकाला कर देगी। तो क्या हो गया? अकेले नहीं रह पाओगे? नहीं, मैं अकेले नहीं रह सकता।
चलिए